हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं हम इस समय आपकी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की एजुकेशन 1 की बुक लेके चल रहे हैं। कौन सी बुक है वो आपकी? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं? इसमें हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं जो आपके चाहे वो सुपर टेट हो और चाहे ही यूपी टेट हो, सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं आप, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो आपका सुपर टेट और यूपी टेट दोनों आना तय है। तो अभी से अगर आप तैयारी पर लग जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बुक खत्म होने के बाद हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे साथ में। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बाल विकास का अर्थ कंप्लीट किया है, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, वैयक्तिक विभिन्नता, ये हमने देख लिया है। और कल्पना, तर्क और चिंतन देख लिया है। ठीक है, कल्पना, तर्क और चिंतन देख लिया है। और बात करेंगे, आज हम देखेंगे बाल विकास के आधार एवं को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण में से हम किसी को भी कंप्लीट करेंगे जैसे हमारा समय बचेगा। फिर आपका क्या बच रहा है? सिर्फ इतनी चीज़ें बच रही हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। वो भी आपकी जल्दी ही हम खत्म कर देंगे और सारे सेमेस्टर की बुक हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं हम सीधे चैप्टर पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम इस चैप्टर में अभी देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। बाल विकास की प्रकृति पढ़ेंगे, वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ लेंगे, वंशानुक्रम की प्रक्रिया पढ़ लेंगे, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम पढ़ेंगे, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वंशानुक्रम और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वातावरण। तो हम जैसा देखेंगे, समय बचा है उसी हिसाब से करेंगे। तो पहले हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आगे किस हिसाब से समय बचता है और कैसे हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है ये? प्राणी के गर्भ में आने से पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि बाल विकास किसे कहते हैं? गर्भ में आने से और आपकी जो है परिपक्वतावस्था तक बाल विकास होता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों ने दो प्रमुख हैं, इन कारकों में दो प्रमुख हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद, जैविक एवं सामाजिक। जैविक एवं सामाजिक दो कारक प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मानव विकास के लिए दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जैविक और सामाजिक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर। ठीक है, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि बालक लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बालक के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। ठीक है, तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम, ठीक है, जन्म से संबंधित विकास को हम वंशानुक्रम कहते हैं और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। और यही चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हम देखते हैं इसे प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है। इसे हम प्रकृति और पोषण भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति यानी वंशानुक्रम, पोषण यानी कि वातावरण। ठीक है, सॉरी, प्रकृति यानी कि आपका कह सकते हैं कि हिसाब से समाज भी कह सकते हैं। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। उर्वर्त का कथन है कि एक पौधे का वंशक्रम उसके बीच में निहित है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषाएँ। ठीक है, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वज से भी अनेक शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, बल्कि उसके सगे संबंधियों को भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं किसके किसके अनुसार हैं। तो रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है। क्या कहा गया? रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम क्या है? कि माता पिता से
संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? वंशानुक्रम है। उर्वर्थ ने क्या कहा है? उर्वर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। फिर से एक बार हम देखते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं कि जीवन का आरंभ करते समय, यानी कि जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं कहा गया है, जन्म के समय नहीं, गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। चलिए आगे हम देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है। वुडवर्थ के अनुसार तो हमने देख लिया। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि जो माता पिता की विशेषताएं होती है वो जब संतान में हस्तांतरण हो जाती हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। जे.ए. थॉम्सन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। क्या कहा है कि जो वंशानुक्रम शब्द है ये क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक है, फिर देखते हैं उपर्युक्त विद्वानों के मतों से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारण अमूर्त होती है। ठीक है, धारणा जो है धारणा होगी अमूर्त होती है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों एवं विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित होता है उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यही है। अब देखते हैं हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपके साइंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया, ध्यान से चीज़ों को देखेंगे हम। वंशानुक्रम की प्रक्रिया तो देखते हैं क्या है ये वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव शरीर कोषों यानी कि सेल जो है का योग होता है। मानव शरीर जो है कोषों का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। यह कोष 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। इनमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष कहते हैं यानी स्पर्म कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा माता का होता है जिसे हम मातृकोष यानी कि ओवम कहते हैं। ठीक है, और उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते हैं। उत्पादक कोष भी है जो है संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते हैं। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। जो पितृकोष होता है उसे स्पर्म कहते हैं और मातृकोष होता है उसे ओवम कहते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है? आगे लिखा हुआ है कि पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 ये जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती हैं। ठीक है, इन्हीं पर डिपेंड होता है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितरैक यानी जीन्स को हम क्या कहते हैं? पितरैक कहते हैं जीन को। अतः हमें संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा पितरैक के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे 23 गुणसूत्र दिया है तो जो पुरुष में भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है, और स्त्री में भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये भी आप जानते हैं। दोनों में 22 जोड़े समान होते हैं। ठीक है, 22 जोड़े समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है। पुरुष में ये जोड़ा होता है XY और महिला में क्या होता है? ये जोड़ा होता है X और X। तो इसी में से अगर X और X मिलते हैं तो क्या संतान बनती है? संतान बनती है आपकी फीमेल। और अगर X और Y मिलते हैं तो संतान मेल बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे इनको भी देखते हैं। अगर बताया जाएगा तो 23 जोड़े होते हैं महिला में और 23 जोड़े होते हैं पुरुष में। 22 समान होते हैं और 23वां जोड़ा भिन्न होता है। और उसी पर जो है बच्चों की संरचना निर्धारित होती है कि वो बालक होंगे या बालिका होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या देखते हैं कि अतः हमें संयुक्त कोष, गुणसूत्र के पितरैक के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं संयुक्त कोष यानी जाइगोट। ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका साइंस का भी बन सकता है कि ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स किसके भीतर होते हैं? जाइगोट के भीतर होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में। तो प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है जिन्हें जो है क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं जिसमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं तथा आधे माता द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं पितरैक यानी जीन क्या होते हैं।
एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें पितरैक या जीन कहा जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेगा कि एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि क्या लिखा है, एनास्टासी ने लिखा है कि पितरैक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। कहने का मतलब है जो एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो जीन के द्वारा ही जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं कि अतः अपने माता पिता और पूर्वजों के जन्मदाता विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता पिता के द्वारा प्रदान किए गए पितरैकों के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने से, ठीक है, प्रारंभ होने के समय ही प्राप्त होता है और यह स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। किसके द्वारा, जीन के द्वारा। ठीक है, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियमों को भी जान लेते हैं क्या है। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम को हम जानते हैं। तो वंशानुक्रम वैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक एवं रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं। वंशानुक्रम के स्वरूप को इन्हीं परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अतः विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई खोजों को हम सिद्धांत या नियम मानते हैं। इसका वर्णन जो है निम्नलिखित है। ध्यान से सुनिएगा, जो एक एक ये सिद्धांत आ रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके जो है सीधे सीधे टेट में सीधे यहीं से लाइन से क्वेश्चन आपके बनते हैं और सुपर टेट में भी यहाँ से बनेंगे। ध्यान रखिएगा, बीज कोष की निरंतरता का नियम सीधे आ जाएगा कि ये किसने दिया था। ठीक है, तो बीजकोष ने दिया था। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीजमैन है। और इनका कथन क्या है कि बीजकोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। बीजकोष का कार्य क्या है, केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीजकोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु इसकी आलोचना करते हुए बीएन झा ने लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीजकोष के संरक्षक हैं जिसे वह अपनी संतान को देते हैं। ठीक है, बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता हो। यह मत वंशक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें अमान्य है, तो इसको एक बार आप 2 बार ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर हम देखते हैं अगला नियम है आपका समानता का नियम। ठीक है, अगला क्या है, सीधे सीधे ये वंशानुक्रम के नियम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। समानता का नियम, तो इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। कहने का मतलब है कि अगर वो मानव माता पिता हैं तो उनकी संतान भी मानव ही होगी। अगर कोई पशु है तो उसकी संतान भी पशु होगी, पक्षी है तो उसकी संतान भी पक्षी होगी। तो ऐसे कहने का मतलब है समानता, यानी कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जैसे माता पिता अगर बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, साधारण हैं तो बच्चे भी साधारण होंगे, मंदबुद्धि हैं तो बच्चे भी मंदबुद्धि होंगे। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी इन्होंने देखा है। तो यह नियम भी अपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी या मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर हम देखते हैं विभिन्नता का नियम। कहने का मतलब है कि हर कोई अपने आप में भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्नता का नियम हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वालों में डार्विन और लेमार्क, ठीक है, ने अनेक प्रयोगों और विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयव, ठीक है, अवयव यानी कि अंग कह सकते हैं, तथा विशेषताओं का लोप हो जाता है, लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। इनके कहने का मतलब है कि हम जिस भी अंग का यूज नहीं करते हैं वो अंग हमारा धीरे धीरे अगली पीढ़ी तक गायब हो जाता है। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन के द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। इनके कहने का मतलब था जैसे पहले मानव में पूंछ होती थी, ठीक है, मानव में पूंछ होती थी तो पूंछ का उपयोग धीरे धीरे बंद होने लगा, तो धीरे धीरे पूंछ हमारी गायब होती गई। तो यही तर्क इन्होंने दिया था मानव पूंछ के हिसाब से। जैसे इन्होंने दिया था कि जैसे जिराफ है, ठीक है, डार्विन का नियम क्या था आपका, जिराफ है, जैसे आपने देखा था जिराफ है, जिराफ की पहले छोटी गर्दन होती थी, फिर जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता गया तो लंबी गर्दन होती गई। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने दिया था लॉजिक इसका, ठीक है। फिर देखते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ है विपरीत, ठीक है, कहने का मतलब विपरीत। अगर गुण कहने का मतलब कि माता पिता से विपरीत गुण भी बच्चों में हो जाते हैं। जब माता पिता के विपरीत विशेषताओं वाले
जब बालक माता पिता से विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंदबुद्धि माता पिता की संतान जो है प्रखर बुद्धि की हो जाती है। इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्न धारणाएं प्रस्तुत की हैं। जैसे देखते हैं क्या है, यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। जागृत और सुसुप्त दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं सुसुप्त गुणों का परिणाम होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है, देखते हैं। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कहा गया है कि इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लैमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में अर्जित, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। ठीक, लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया है। ठीक है, लेकिन अब यह वंशानुक्रमी हो चुका है। लैमार्क के इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों एवं हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके की है। पतंगों यानी पतंगों नहीं, पतंगा कीड़ा पतंगा जो होता है वो चीज़ें हैं। तो पावलोव ने जो है चूहे पर प्रयोग किया और हैरिसन ने जो है अपने पतंगों पर परीक्षण करके इस कथन की पुष्टि की है। लैमार्क के कथन की इन्होंने कहा है कि परिस्थितिवश चीज़ें क्या है, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, लेकिन अब वो क्या हो गई है, वंशानुक्रमीय हो गई है। आज के युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। इस संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। जैसे यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप अपने पितरैक द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? इस प्रकार किसी भी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये हमारा हो गया अर्जित गुणों का नियम। फिर हम देखते हैं कि मेंडल का नियम इम्पॉर्टेंट है। मेंडल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया ये स्थान है, कि मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई थी। उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जात की थी। मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया और इस प्रकार उससे उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्णसंकर होने के बजाय शुद्ध थीं, जैसा कि निम्नलिखित रेखाचित्र से जो है दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा मटर पर प्रयोग कैसे किया इन्होंने। तो पहले इन्होंने शुद्ध बड़ी मटर ली, शुद्ध छोटी मटर ली और फिर इससे जो हुई वर्णसंकर मटर हुई। फिर इन्होंने बोया तो शुद्ध बड़ी मटर हुई, बड़ी वर्ण संकर मटर हुई 50% और शुद्ध छोटी मटर क्या 25%। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं, इस प्रकार मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किया था। ठीक है, मेंडल ने जो है चूहों पर भी प्रयोग किया था। तो मेंडल ने चूहा और मटर दोनों पर प्रयोग किया था, ये याद रखिएगा। पूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त किया, प्रयोग किया और पूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त किया। आपने एक सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा। मेंडल ने जो है एक सफ़ेद चूहा, ठीक है, एक वाइट चूहा और एक ब्लैक चूहा, इन दोनों को साथ में रखा। ये और इनके समागम से पहले काले चूहे उत्पन्न हुए, यानी कि दोनों में जब समागम हुआ तो पहले क्या हुए, काले चूहे उत्पन्न हुए। फिर वर्णसंकर चूहों को एक साथ रखा गया, जिनमें से सफ़ेद एवं काले दोनों ही प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। फिर क्या हुए, काले और सफ़ेद दोनों ही प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। मेंडल के प्रयोगों से निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, यानी कि जैसा कि प्रत्यागमन भी हमने देखा था, ठीक है, विपरीत नियम। और बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, फिर आगे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, गुणसूत्र की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्ति करता है, सुसुप्त नहीं। ठीक है, जागृत गुणसूत्र जो है वो अभिव्यक्ति करता है, सुसुप्त नहीं। कालांतर में यह अनुपात 1:2, 2:4, 1:2, 1:2 हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, बाल विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव। बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए और यह सिद्ध किया कि बालक का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम निम्नलिखित प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करता है। हम देखते हैं किस किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र की बनावट पहले लेते हैं। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित होती हैं। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होते हैं।
इससे ही ज्ञानेंद्रियाँ, पेशियाँ और ग्रंथियाँ आदि प्रभावित होती हैं। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं, अतः हम बालक की तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा तथा असामान्य आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है, अतः बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है और बालक की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित हो। देखिए, जो इन्होंने विशिष्ट एवं सामान्य दिया है, ठीक है, जनरल एवं स्पेसिफिक, तो एक जीएस थ्योरी नाम स्पष्ट है आपका। एक जीएस थ्योरी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएस थ्योरी किसने दी थी, तो वो स्पीयरमैन ने ही दी थी, ये याद रखिए। एस से क्या हो गया आपका स्पेशल हो गया और जी से क्या हो गया आपका सामान्य हो गया, यानी कि जीएस थ्योरी, विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव कैसे बच्चों पर पड़ता है। मूल प्रवृत्ति बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगाते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है। मैकडूगल महोदय ने इनका पता लगाया था और इनको जानने के लिए उन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया था, जो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। संवेग को देखकर मूल प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। ठीक है, आपने यह भी स्पष्ट किया था कि वंश से ही प्राप्त होते हैं, कि ये भी जो है वंश से प्राप्त होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ एक सहयोगी एवं संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ एवं सहयोगी संवेग निम्नवत हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति और संयोग जानते हैं। पलायन क्या होता है, भय। निर्वृत्ति क्या होता है, घृणा, इसका संवेग। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग होता है आश्चर्य। युयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या होता है, क्रोध। और आत्मगौरव, इसका क्या होता है संवेग, सकारात्मक अनुभूति। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं कि स्वभाव का प्रकार क्या होता है। बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण उसके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। यदि बालक के माता पिता मीठा बोलते हैं तो उनका स्वभाव भी मीठा बोलने वाला होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्रोधी एवं निर्दयी स्वभाव वाले माता पिता के बालक भी निर्दयी एवं क्रोधित होते हैं। शेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव का अध्ययन कर उसे 3 भागों में विभाजित किया है। ध्यान से सुनिएगा, शेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव का अध्ययन कर उसे 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, एक विसेरोटोनिया, एक है सोमेटोटोनिया और एक है सेरेब्रोटोनिया। ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। तो विसेरोटोनिया क्या होता है, ये शेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव का 3 भागों में अध्ययन किया है, वो चीज़ें हैं। तो विसेरोटोनिया को हम देखते हैं, इस स्वभाव के व्यक्ति समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और क्या होते हैं, स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखते हैं। जो विसेरो होते हैं, विसेरो ये क्या होते हैं, समाज प्रिय, आरामदायक और हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं। फिर सोमेटोटोनिया में हम देखते हैं, इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्रोधी और निर्दयी, सम्मान प्रिय एवं दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं। कौन कैसे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, क्रोधी होते हैं, निर्दयी होते हैं, सम्मान प्रिय होते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा आदि विशेषताओं वाले होते हैं। फिर देखते हैं सेरेब्रोटोनिया, ये नाम याद रखिएगा, शेल्डन महोदय के अनुसार है। इस स्वभाव के व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय, नियंत्रण पसंद व विचारशील होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर अगला क्या है, 5वां हमारा शारीरिक गठन, बात करेंगे हम यहाँ पर शारीरिक गठन। तो बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। कार्ल पियर्सन ने बताया है कि माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। क्रेशमर महोदय ने एक अध्ययन कर शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को 3 भागों में बांटा है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, किसने बांटा है, ये शेल्डन महोदय ने बांटा है, क्रेशमर महोदय ने बांटा है। ठीक है, तो क्या बांटा है इन्होंने, पिकनिक प्रकार के बताया है, एथलेटिक प्रकार के बताया है और एस्थेनिक प्रकार के बताया है। तो जो पिकनिक प्रकार के हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर जो है मोटा, ठीक है, शरीर से मोटा, कद में छोटा और गोल मटोल होते हैं और अधिक चर्बी युक्त होते हैं, लेकिन इनका सीना चौड़ा होता है लेकिन दबा हुआ होता है और पेट निकला हुआ होता है। यानी कि शरीर मोटा, कद में छोटा, गोल मटोल, अधिक चर्बी युक्त और सीना चौड़ा और दबा हुआ और पेट जो है निकला हुआ होता है पिकनिक प्रकार में। फिर आगे हम देखते हैं एथलेटिक प्रकार। इस प्रकार का व्यक्ति शारीरिक क्षमताओं के आधार से युक्त होता है, जैसे सिपाही या खिलाड़ी, यानी फुर्तीला होता है। ठीक है, शारीरिक क्षमता उसकी अच्छी होती है। फिर एस्थेनिक प्रकार की बात हम करते हैं यहाँ पर। एस्थेनिक प्रकार के जो बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले, शक्तिहीन यानी शक्ति नहीं होती है, शक्तिहीन शरीर का होता है तथा संकोची स्वभाव का भी होता है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव,
बालकों में माता पिता की व्यावसायिक योग्यता की कुशलता भी हस्तांतरित होती है। कैटल ने 885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन कर पाया है कि उनमें 2/5 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग जो है उत्पादक वर्ग और 1/4 भाग किसी वर्ग के थे। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक कुशलता वंश पर आधारित होती है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कैटल ने जो है 885 अमेरिकी वैज्ञानिकों के घर का अध्ययन किया था। उनमें से देखा कि 2/5 क्या हैं व्यवसायी वर्ग हैं, आधे जो हैं उत्पादक वर्ग हैं और क्या है 1/4 हैं आपके कृषि भाग के वर्ग के। फिर आगे हम देखते हैं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र, गुण या सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं, जो लोग वंश से अच्छा चरित्र यानी जो अपना वंश है उससे अच्छा चरित्र, गुण या सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं, वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विनसिप महोदय का मत है कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। किसने कहा है? विनसिप महोदय ने कहा है कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जैसे रिचर्ड एडवर्ड नामक परिवार के रिचर्ड एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। इनकी संतानें विधानसभा के सदस्य एवं महाविद्यालय के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुई। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक स्थिति वंशानुक्रम में होती है। तो ऐसा उन्होंने सोचने को बोला है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद वंशानुक्रम हो गया आपका, फिर आएगा वातावरण। तो हम वातावरण को पढ़ेंगे कल, देख ले रहे हैं कितना है। तो ज़्यादा नहीं है, चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा है थोड़ा सा, जैसे भी हम कल ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि आज अगर दोनों एक में ऐड करेंगे तो लंबा जाएगा हमारा। देखिए वातावरण अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर आगे हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक बात सुनिए कि आपकी वैकेंसी कन्फर्म है आएगी। लापरवाही मत करिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसको एक साइड करिए, लेकिन जिसका आप 5 साल से इंतजार कर रहे हैं वो वैकेंसी अब आपके सामने आने वाली है, तो उसका भी लाभ उठाइए, उसकी भी तैयारी करिए। अभी समय है। अगर आप यूपी टेट या सी टेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आप उस पर मेहनत करिए, उसको क्वालिफाई करिए। हो सकता है कि आपका 1/4 जुड़ भी जाए उसमें, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए, यही जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कल एक वीडियो बन जाएगी आपके लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, अभी से लग जाना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद।